वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बस माई सेल्फ आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप 13 बेटा आपका फिनिश हो चुका है, थर्ड ग्रुप। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर, दैट इज ग्रुप 4A। ठीक है, यह बच्चों इसको हम बोलते हैं 14th ग्रुप। ठीक है, 4A बेटा ये आपका न्यू आयोपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग है आपका। ठीक है, बाकी बेटा 14th ग्रुप हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एस देन आपका पी। ठीक है, इस तरीके से मूव करते हैं। 14th आपको ग्रुप मिलेगा, लेकिन जब हम मूव करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में तो आपका पहले एस, फिर उसके बाद हम लोग पी की तरफ ट्रेवल करते हैं। इसलिए एस के पास भी आपका मैंने बताया था आपके फर्स्ट ए, सेकेंड ए, है ना, फिर आपका थर्ड ए बेटा बोरोन की तरफ जंप कर जाता है, देन आपका ये फोर्थ है। क्लियर है? तो चलो ये आपका मॉडर्न सिस्टम है, इस अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से इसको रोमन है फोर्थ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 14th ग्रुप का या फोर्थ ग्रुप का, ये बेटा होता है NH2NP2। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पी सबसेल है, अगर इस पी सबसेल में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, तो बेटा वो आपके ग्रुप 13 से बिलोंग कर रहा था। जब आपके दो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव करेंगे तो डेफिनेटली बेटा आपका ग्रुप 14 से होगा। जब यहाँ पे आपके बेटा पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव करेंगे, इसका मतलब 15th ग्रुप, सो ऑन, इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई यहाँ से आपका जो NH2 और NP2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर को लेकर। तो देखो बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आते हैं। तो फर्स्ट वन इज कार्बन, नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन, ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा जर्मेनियम, नेक्स्ट आपका टिन, और नेक्स्ट आपका ये लेड। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट बच्चों आपका रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, उसका नाम होता है अनक्वाडियम। ठीक है, तो उस पर हम लोगों को जाना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होता है तो बाकी के आपको नंबर निकालने एटॉमिक नंबर को, तो आप मैजिक नंबर की हेल्प ले सकते हो। 2, 8, 8, 18, 18, 32 आपको ऐड कर देना है। ठीक है, 6 + 8 बच्चों कितना 14 सिलिकॉन का हो गया, आपको पता है ना। कार्बन का बेटा 6 आपको पता है, तो बाकी आप इजीली बेटा यहाँ पे 32 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये आपका 82। ठीक है, नंबर्स बच्चों आपको जो ऐड कर रहे हैं दैट इज 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था जब बेटा मैं पीरियोड टेबल को डिस्कस कर रहा था, वहाँ पे प्रॉपर आपको ये सब कुछ मैंने बताया। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों यहाँ पे केलेमिन सेल के अकॉर्डिंग, यहाँ बच्चों कॉन्फ़िगरेशन बच्चों यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना होता है तो मास नंबर माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को, है ना। इस पर नीट में क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया इस तरीके से। तो यहाँ देखो बच्चों आपकी केलेमिन सेल के अकॉर्डिंग बच्चों, तो यहाँ पे आपका 2,4, यहाँ देखो बच्चों 2,8,4, ये 10th क्लास में बच्चों डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आपका 2, 8, 18 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे 2, 8, देन आपका बेटा हम कैसे निकालते हैं 2n स्क्वायर से। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो बच्चों आपका 18, देन आपका यहाँ पे 18, देन आपका ये 4 बच्चे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों देखो लास्ट में कितना है, यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, 4, 4 एंड लास्ट इज ऑल्सो 4। ठीक है, अच्छा ये जो 4 है ये एग्जैक्टली बच्चों हम लोग जो बात करते हैं केलेमिन ये आपकी सेल्स होती हैं। तो जो हम लोग बेटा सबसेल और ऑर्बिटल्स को लेकर डिस्कस करेंगे, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो दिख रहे हैं ये बेटा देखो यहाँ पे आपके NS मतलब S सबसेल के पास कितने बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P जो सबसेल है उसके पास भी आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल मिला के बच्चों कितना हो गया है 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जब के एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब बेटा हम लोग बात करने वाले यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकाल सकते हो, मैंने इजी ट्रिक बताई थी बच्चों। ठीक है, आपको स्कूल पब्लिक स्कूल उस तरीके से, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बजाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आपको बेटा क्या निकालना है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज ए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर्ट गैस की हम लोग हेल्प से बेटा हम लोग निकालने वाले हैं। अब यहाँ बच्चों हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा कौन सा आपका नोबल गैस आएगा। बेटा ये जो आपका पीरियड है आपको पता चलना चाहिए कि सर ये हमारे कार्बन वाला जो है बेटा ये आपका सेकेंड पीरियड है। नेक्स्ट आपको मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे आपका इस तरीके से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये आपका थर्ड, नेक्स्ट इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ ग्रुप में आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट था बेटा अनक्वाडियम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो सेवेंथ पीरियड का जो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, पीरियड बेटा सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और सेवेंथ पीरियड के अंदर आपको मिलता है अनक्वाडियम, राइट। और इसका बेटा आपका जो एटॉमिक नंबर होगा दिस इज 114।
ठीक है। इसकी बेटा बहुत सारी अभी प्रॉपर्टी डिस्कस भी नहीं हुई है। ये आपका रेडियोक्टिव एलिमेंट होता है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे इसको स्टडी नहीं करना होता है। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो अब बेटा यहाँ पे देखो, आपको पता है बेटा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड से जस्ट ऊपर वाला पीरियड आपको चेक करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों जो नोबल गैस के हम लोग हेल्प लेते हैं, तो नोबल गैस क्या करता है रिप्रेजेंट? नोबल गैस बच्चों ये करता है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से स्टेबल है, फुली फिल्ड है। ठीक है, आपके ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक, चलो तो बेटा हीलियम आ गया। अब हीलियम बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली बच्चों 2 एटॉमिक नंबर होता है, हो गया 1s2, कर दिया इसने रिप्रेजेंट। अब बाकी दो को बच्चों बच्चे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका क्या आएगा 2s एंड 2p, तो 2s2 2p2। नेक्स्ट बच्चों आपका नियोन आएगा। ठीक है, आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, आपका ये 3s2 3p3 3p2 हो जाएगा। मेरा 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं यहाँ पे आर्गन। अब देखो बच्चों, ये आपका फोर्थ पीरियड, मैंने बहुत बार बोला है कि फोर्थ पीरियड जैसे स्टार्ट होगा तो बच्चों 3d आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 3d10 4s2 4p आपका 2। नेक्स्ट बच्चों देखो 3d के बाद बच्चों 4d आएगा, यस 4d 5s2 और आपका 5p2। नेक्स्ट देखो बच्चों आपका 6 पीरियड के अंदर, तो 6 के अंदर बच्चों मिलता है आपको 4f, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको 5f मिलता है, तो उस पर जाने की जरूरत आपको है नहीं है। ठीक है, वहां पे आपको नेक्स्ट को बच्चों यहाँ पे क्या 4f 14 हो जाएगा पूरी तरीके से। बेटा f के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, d के पास 10, s और आपका 6s2 और आपका 6p2। तो देखो लास्ट में बच्चों आपको क्या दिख रहा है? सब में एक कॉमन दिख रहा है कि बच्चों आपको दिख रहा है ns2 np2, सब में कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पे जो स्मॉल n है ये बच्चों कर रहा है रिप्रेजेंट पीरियड नंबर को। क्या आपको मेरी बात नहीं समझ में आ पा रही है? इट विल रिप्रेजेंट दी पीरियड नंबर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हम लोग करते हैं तो उसमें जरा मैं आपको रिप्रेजेंट यहाँ करूंगा कि बच्चों NH2 का मतलब बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल। नाउ दिस इज NS। NP की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बेटा PX PY PZ होता है, तो यहाँ पे आपका NP के पास बच्चों कितने आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक यहाँ पे फिल हो गया, एक यहाँ पे फिल हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है सबको? ओके। अब इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज द बैलेंसी सेल के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसकी बैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? अब जब यहाँ बेटा जिससे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अंदर इसका एक्साइटेशन होगा तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे मूव कर जाएगा। जब ये मूव करेगा तो अभी देखो बच्चों कितने बॉन्ड बने थे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? सिर्फ 2 ही बॉन्ड। एक बॉन्ड आपका यहाँ से बन रहा था, मैं आपको देखो बताता हूँ, एक बॉन्ड आपका यहाँ से फॉर्म, एक बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो रहा था। भाई 2 ही बॉन्ड आपके फॉर्म हो सकते थे, बिल्कुल सही, 1 एंड आपका 2। ये तो बेटा ऑलरेडी पेयर्ड है। जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन गया तो यहाँ से बेटा NS इलेक्ट्रॉन्स आप बेटा आपके यहाँ पे जंप कर गया। जंप किया तो मतलब यहाँ से आपको मिलेगा इस तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 1 एंड 2 एंड आपका 3। तो अब बेटा टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड है। अभी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड थे, 2 ही बॉन्ड बने थे। आपको पता है कि हमारा मॉलिक्यूल से कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को तभी रिप्रेजेंट करेगा जहां पे बेटा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन, रिपल्सन नहीं। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों यहाँ पे क्यों डिफाइन होने वाला है? क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स जब अनपेयर्ड हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्पीसीज से आएंगे और बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 4 बेटा आपके बॉन्ड बनने वाले हैं, जिसकी वजह से जो आपका मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल। यहाँ पे दो ही बेटा बॉन्ड बन सकते हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम लोग ट्रेवल क्यों करते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं पेनल्टीमेट सेल के बारे में। तो कार्बन जो आपका एलिमेंट है बेटा उसके पेनल्टीमेट सेल की बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है पेनल्टीमेट सेल के अंदर। ठीक है, व्हाट इज पेनल्टीमेट सेल? जो लास्ट बैलेंस सेल है उससे जस्ट पहले की सेल्स जो होती है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बच्चों हम बात में सिलिकॉन के अंदर कितने बेटा आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, बिल्कुल सही, पेनल्टीमेट सेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन दिखने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं तो आपका जर्मेनियम आ रहा है, इसके पास बच्चों कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स पेनल्टीमेट सेल के अंदर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जर्मेनियम के बाद टिन के बारे में बात करते हैं और लेड के बारे में। तो यहाँ बच्चों दोनों जगह आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी आपको मिलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पेनल्टीमेट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ओके। अब इसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो साइज है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मूव कर रहे हैं, जो हम लोग मूव कर रहे हैं ऑकरेंस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया,
जर्मेनियम, टिन और आपका ये लेड। ठीक है, तो कार्बन के बारे में बच्चों बात करते हैं तो कार्बन आपको पता है कि हमारे नेचर के अंदर आपका वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, और हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जो मैटर्स हैं, ठीक है, उसमें एक इसेंशियल एक मतलब एलिमेंट्स के तरीके से आपको मिलता है। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूँ, कुछ मैटर्स आपके इस तरीके से फिर प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट आपका फैट। तो ये जो आपके कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जिसके अंदर कार्बन बच्चों आपको एक लार्ज अमाउंट के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, आपको दिखाई देता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में इस समय डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बच्चों बात करूंगा तो आपका जो कार्बन है वो बाई मास, बेटा कार्बन कैसा बाई मास हम लोग बात कर रहे हैं। तो 17th नंबर का एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, लिखा है इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में बच्चों 17th नंबर का एलिमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बन के बारे में। नेक्स्ट, अब ये जो कार्बन है ये हमारे नेचर के अंदर बेटा आपके नेटिव स्टेट के अंदर भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट दोनों बेटा आपके कंपाउंड के फॉर्म मिलेगा। और नॉन बेटा कार्बन ये जो आपको सिंगल एटम है इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कार्बन बेटा जो हमारे जो सन की बात करते हैं, सन के अंदर जो आपका फ्यूजन प्रोसेस है, तो फ्यूजन प्रोसेस के अंदर बेटा जो सन की स्टार की हम लोग बात करते हैं, अभी फ्यूजन प्रोसेस बच्चों होता है तो कार्बन बच्चों वहाँ पे काम करता है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, और बेटा ध्यान रखना कार्बन बच्चों कैसे काम करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। फिर वहाँ पे जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है इस प्रोसेस का, जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा उसको बोलते हैं स्टेलर एनर्जी। क्या बोलते हैं, स्टेलर एनर्जी के नाम से इसे हम कॉल करते हैं। नाउ कम्स सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन बच्चों आपको ये भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में मिल जाता है बच्चों। सिलिका के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सिलिकेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, और कुछ क्ले एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बेटा लार्ज अमाउंट में आपको मिल जाता है इस आपको सिलिका, और दैट्स वाई बाई मास। ठीक है, ये बेटा हमारे अर्थ क्रस्ट में आपको सेकेंड नंबर का एलिमेंट आपको मिलता है। समझ में आ रहा है। तो बेटा ये आपका जो सैंड होता है, जो रेत होता है बेटा, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे ओशियन है ना, सी है, तो जो सिल्का वाला पार्ट है, जो सिल्का आपको दिखाई देता है, तो वही बेटा जैसे ऐसे O2 की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को कुछ इस तरीके से आपको सिल्का, ठीक है, आपको सिलिकॉन लार्ज अमाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बेटा टुवर्ड्स जर्मेनियम। तो जर्मेनियम बच्चों आपको कुछ पर्टिकुलर ट्रेसेस में आपको मिलता है बेटा सिल्वर और जो आपका जिंक है, इसके जो ओर्स हैं, है ना, सिल्वर और जिंक के जो ओर्स हैं उसके अंदर बेटा कुछ आपको पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट के अंदर आपको जर्मेनियम मिल जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे अपने टिन के बारे में। तो टिन को बच्चों हम लोग माइंड करते हैं एज ए कैसेड्राइट। ठीक है, एज ए कैसेड्राइट बेटा हम लोग माइंड करते हैं, SnO2 की फॉर्म में बेटा मिल जाता है। और लेड के बारे में बात करते हैं, लेड बच्चों मिलता है गैलेना ओर्स और आगे से PbH। ठीक है, लेड सल्फाइड। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों लेड। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। इसके बाद बेटा हम लोग बात, लास्ट एलिमेंट जो आपका था क्वाडियम। ठीक है, 114 उसका बेटा आपका एटॉमिक नंबर था, तो वो आपका बेटा अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट हुआ है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 114 था, वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। और उसकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, अनस्टेबल एलिमेंट्स है, रेडियोएक्टिविटी शो करता है, और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बेटा अभी जाननी अभी बची हुई हैं। अभी वो परफेक्ट पूरी तरीके से वो अभी डिस्कवर्ड नहीं हो पाई उसकी प्रॉपर्टीज, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं नॉन मेटलिक एंड मेटलिक कैरेक्टर के बारे में। नॉन मेटलिक एंड मेटलिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन हो गया। ठीक है, ये आपका सिलिकॉन हो गया। नेक्स्ट आपका जर्मेनियम हो गया, टिन और आपका लेड। तो अगर आप NCERT पे जाते हो तो वहाँ पे आपको कार्बन बच्चों मिलेगा आपको नॉन मेटल्स, और सिलिकॉन बच्चों डाला गया है मेटलॉइड के अंदर। ठीक है, लेकिन जब हम कोई अच्छी रेफरेंस बुक देखते हैं तो वहाँ पे आपको सिलिकॉन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए दिखता है। तो जनरली यहाँ पे क्या है कि बेटा टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करूँगा, ध्यान दो, अगर मैं ग्रुप के अंदर बच्चों में ट्रेवल कर रहा हूँ टॉप टू बॉटम, तो बच्चों आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है बच्चों, नॉन मेटलिक जो करेक्टर है वो बच्चों क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और धीरे धीरे बच्चों आपको जो मेटलिक करेक्टर है उसकी तरफ ये मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटलिक करेक्टर विल डिक्रीज और मेटलिक करेक्टर विल इंक्रीज व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर सबको, ओके। अब कार्बन बच्चों आपका कैसा है, नॉन मेटल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन आपका जो बेटा सेकेंड एलिमेंट है, इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज बेटा नॉन मेटल प्रॉपर्टी को भी शो करता है, नॉन मेटल्स की बेटा प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एज वेल एज इसकी कुछ बच्चों आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों कौन कौन से मैं बताऊँ आपको, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसको
बेटा हम लोग रखते हैं सेमी मेटल्स के अंदर। मतलब सेमी मेटल का मतलब बच्चों क्या है, मेटलॉइड के अंदर। तो कभी कोई पूछे कि मेटलॉइड्स के अंदर बेटा हम क्यों रखते हैं, तो सिंपल सा आंसर बच्चों क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग रखते हैं सेमी मेटल्स के अंदर। समझ में आ पाया। नाउ कम्स टू जर्मेनियम। तो जर्मेनियम बच्चों आपका कैसा है, बोलते बेटा आपका फिक्स है, आपका मेटलॉइड है, ठीक है। और सेमी वैसे हम जर्मेनियम को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए एलिमेंट्स को बोलते हैं। मतलब इसके पास मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी दोनों ही आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मैंने बताया बेटा, आपको याद करो, मैंने मेटलॉइड के आपके सारे एलिमेंट्स आपको इजी ट्रिक से बताए थे। तो उसके ऊपर के एलिमेंट नॉन मेटल्स, उसके नीचे के एलिमेंट आपके मेटल्स होते हैं। तो बाकी जो बचे एलिमेंट कौन कौन से हैं, दो बचे, एक तो टिन बचा हुआ, एक आपका लेड बचा हुआ। तो ये कैसे हो जाएंगे, आपके मेटल्स हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक रीज़न क्या होगा कि सर यहाँ पे नॉन मेटलिक से मेटलिक करेक्टर आपका जो चेंज हो रहा है ग्रुप के अंदर ट्रेवल करने पे, तो क्यों हो रहा है। तो बेटा इसका जो रीज़न होगा मैं लिखता हूँ, ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड increased number of available orbitals, an increased number of available orbitals। जब हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं बेटा कहाँ, टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ बच्चों आपको सिर्फ यही समझना है कि आपका जो इफेक्टिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो बेटा आपका डिक्रीज करता जा रहा है, और इंक्रीज कर रहे हैं बेटा नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल्स आपके वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, विद increase in size of atom। so that's why ये बेटा आपके मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज करेगी जब आप ग्रुप के अंदर ट्रेवल करोगे। नाउ कम्स एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो बच्चों साइज बढ़ने के पीछे रीजन क्या मैंने बेटा बताया था, कमरे, रूम मैंने बताए थे। आप ऊपर से नीचे आप ट्रेवल कर रहे हो तो रूम बच्चों क्या है, आपके ऐड होते जा रहे हैं। तो रूम बढ़ने से बेटा साइज क्या होता जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइज़ को लेके। तो बेटा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपका ये रहा। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिया है, ठीक है। लास्ट में बच्चों चेक करो, आपको मिला यहाँ पे 2s2 2p2, यहाँ पे 3s2 3p2, यहाँ बच्चों आपको 3d मिलने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। तो जो बेटा हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन, लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों बोरॉन फैमिली के अंदर आपका डी कॉन्ट्रैक्शन भी काम करता है और लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन भी काम करता है। लेकिन इन केस ऑफ कार्बन फैमिली बच्चों यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन आपका काम नहीं करता, इफेक्टिव काम नहीं करता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड सुनो, इफेक्टिव प्रॉपर काम नहीं करता है। लेकिन आपका यहाँ पे लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों, ये आपका प्रॉपर वर्क करता है, इफेक्टिव वर्क करता है। तो अब यहाँ पे सीन क्या होता है, जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए कि इससे नीचे आने पे साइज बढ़ता जाएगा। भाई सीक्वेंस ये होना चाहिए, एक कार्बन हो गया, इससे बेटा बड़ा साइज किसका होगा, सिलिकॉन का, नेक्स्ट आपका जर्मेनियम, नेक्स्ट आपका यहाँ से टिन, और नेक्स्ट आपका लेड। ये होना चाहिए सीक्वेंस, ठीक है। बट इसमें जो रियल सीक्वेंस है वो क्या होता है, वो समझने की ज़रूरत है आपको। तो देखो बच्चों, कार्बन और सिलिकॉन में कोई आपका चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ तो सब कुछ आपको प्रॉपर दिखता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करते हैं, सेल्स बढ़ती जा रही हैं, बैलेंस सेल आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, सेल्स बढ़ती, साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब यहाँ से ध्यान दो, आप यहाँ से दो कि बच्चों यहाँ पे 3d10 दिख रहा है। तो आपको पता है जब शील्डिंग इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं, प्रोटेक्शन पावर की बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो D&S, ये दोनों बच्चों क्या करते हैं, लेस शील्डिंग, मतलब आपके न्यूक्लियस को कम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। किससे, ये जो बच्चों आपके NH2 और जो NP के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे कम प्रोटेक्शन कर पाता है। क्यों, बिकॉज D&F कैसे होती हैं, बिगर साइज के होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं, जिसकी वजह से बेटा बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से क्या करते हैं, आपके एटम के जो न्यूक्लियस हैं उसके साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, एटम के साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मतलब साइज बेटा छोटा हो गया। क्लियर है। तो जो आपका यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन बच्चों इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए साइज थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे डिफर कर जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ऐसा आपका पॉइंट नहीं होगा, जैसे बोरोन के अंदर हुआ था। तो अब आते हैं बेटा टिन और लेड के अंदर। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जो आपका लेड है, इस लेड के साथ बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 4f दिख रहा है ना, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4f दिख रहा है, और यहाँ पे 5d भी दिख रहा है।
तो भाई यहाँ पे आपका लेस यील्डिंग इफेक्ट है। जब लेस यील्डिंग इफेक्ट है बच्चों, तो इसकी वजह से बेटा इसका जो साइज है, लेड का जो साइज है वो बच्चों आपके टिन से भी छोटा हो जाता है ना। और बहुत जगह इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल करके भी लिखा गया है कि टिन और लेड का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी हो जाता है। और अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो बच्चों यहाँ पे आपका जब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा कि कार्बन, उससे अधिक आपका सिलिकॉन, देन नेक्स्ट आपका जर्मेनियम, नेक्स्ट बच्चों आपका यहाँ से लेड, और फिर आपका आ जाएगा टिन। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों आपका टिन और लेड ऐसे अप्रोक्सीमेट करके भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो जनरल बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जो एनसीईआरटी का ट्रेंड है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो दिस वन ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी अगर मिलता है तो ये बेटा प्रॉपर सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान ये देना कि आपके टिन और लेड में जो आपका चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है साइज में, साइज के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। अब इसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करते हैं तो ध्यान देना, ये जो बच्चों कार्बन है, तो कार्बन बच्चों आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस तरीके से करेगा और कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों स्टेबल होगी। तो चलते हैं उस पॉइंट को समझने के लिए। पास जो एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और आपका ये लेड। बेटा कार्बन की बात करेंगे तो बेटा आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन बेटा सबसे सब क्या है, NH2 NP2, और ये P के पास भी दो है, S के पास भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों यहाँ से इसकी जो बेटा हम बात करें पहले स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो देखो बच्चों कार्बन बच्चों कितना +4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम बच्चों हम लोग कोवैलेंसी को लेके बात कर रहे हैं +4, टिन भी आपका +4, और जो आपका लेड है बच्चों वो +2। मतलब आपका यार देख पा रहे हो कि तो लेड बेटा +4 शो क्यों नहीं किया, +4 शो आपका लेड क्यों नहीं किया। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर बच्चों होगा यहाँ पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों आपका जो लेड था उसका जरा कॉन्फ़िगरेशन चेक करके देखना है। बच्चों क्या आएगा 4F14 5D10 6H2 और 6P2, यही सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो कि आपका जो बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका क्या है 6H2 6P2 है। इसके पहले बच्चों जो ध्यान से देखना है, यहाँ बच्चों क्या है 4F एंड आपका 5D। तो F और D सबसेल की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ बच्चों क्या होगा, पुअर शील्डिंग होगा। तो पुअर शील्डिंग होगा तो जो बेटा लेड का आपका जो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस बच्चों क्या करेगा, ये आपका 6H2 इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों क्या करेगा, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिक्स कर देगा, स्टेबल कर देगा। मतलब ये बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके NH2 की हम बात करें, ध्यान दो बच्चों, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं S सबसेल के पास, इसका बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस मैक्सिमम हो चुका है। फिर आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बेटा इसके पास सिर्फ ये जो P के पास प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं किसी अदर एलिमेंट के साथ। तो बेटा इसका जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, स्टेट होगा, वो बच्चों कैसा होगा +2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, कोई डाउट नहीं है? यस। तो ये बच्चा हमारे पास कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पे मैंने बात कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेटा कार्बन फैमिली के अंदर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो NH2 NP2। ठीक है, इसके साथ जब हम बैलेंसी की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 एंड आपको 4, हम लोग बात कर रहे हैं कोवैलेंसी की। ठीक है, कोवैलेंसी मतलब बेटा जहाँ पे हम लोग साइन यूज नहीं करने वाले हैं। इलेक्ट्रो बैलेंसी का मतलब साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज तो नेगेटिव साइन के साथ बेटा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो बैलेंसी। तो जो 2 की बेटा है, इट इज ए लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट आपका जो एलिमेंट है दैट इज द लेड, उसके साथ बच्चों आपका +2 स्टेबल है, स्टेबल आपका डिफाइन किया जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट बच्चों +4 की बात करें तो जो अपर एलिमेंट है, जो आपके अपर एलिमेंट्स हैं वो बच्चों स्टेबल रहते हैं आपके +4 के साथ। समझ में आ पा रहा है आपको? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी इस चीज़ को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बच्चों SN+2 से SN+4 रिलीजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं बात करूं Pb+4 से अगर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐड कर देता हूं तो बेटा ये क्या बनेगा Pb+2। क्वेश्चन इज दिस
कि इसमें से स्टेबल कौन है, कौन सी रिएक्शन आपकी आसानी से फीजिबल होगी, कौन सी बेटा रिएक्शन फीजिबल होगी। क्या SN+2 बच्चों स्टेबल होता है? SN तो बच्चों +4 के अंदर स्टेबल होता है, तो मतलब SN+2 और +4 में से बच्चों स्टेबल कौन होगा? SN+4 इज मोर स्टेबल। PB बच्चों चेक करो तो PB+4 और PB+2 में से बच्चों मोर स्टेबल कौन सा है? तो PB+2 इज मोर स्टेबल। देखो बच्चों PB+2 में बच्चों मोर स्टेबल क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, NH2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो अब दोनों में से बेटा रिएक्शन कौन सी फीजिबल आपको दिख रही है, कौन सी रिएक्शन आपको फीजिबल दिख रही है? तो दोनों ही रिएक्शंस आपके फीजिबल हैं भाई। आपका जो SN है वो +4 में तो जाना चाहेगा ना, तो बेटा जा रहा है ना, बिल्कुल सही है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के साथ। भाई स्टेबिलिटी तरफ रिएक्शन मूव करती है ना, तो ये PB+2 में स्टेबल है। अब क्वेश्चन ये है कि SN+2 कैसे काम करेगा? तो ये बच्चों काम कर रहा है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। क्यों भाई? +2 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, SN+2 काम करेगा। और PB+4 कर देखो बेटा, +4 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इसका मतलब ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ओके। रिएक्शन ऑफ कार्बन फैमिली विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो एलिमेंट हैं कार्बन फैमिली के अंदर, उनकी रिएक्टिविटी बच्चों काफ़ी लेस रहती है आपके ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप ट्रेवल करते हैं तो बेटा रिएक्टिविटी आपकी यहाँ पे इंक्रीज करती है, ठीक है। और जनरली मैं बताऊँ बेटा लेड के बारे में, तो ये जो आपका लेड है ये ऑक्सीजन के साथ बच्चों जनरली आपका रहता है अनरिएक्टिव, ठीक है। अनरिएक्टिव क्यों रहता है? बिकॉज बच्चों ये जो आपका लेड है इसके एक जो इसको बोल सकते हैं सरफेस कोटिंग, तो बेटा वहाँ पे इसका सरफेस के और बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन की एक लेयर आपकी फॉर्म हो जाती है, मतलब ऑक्साइड लेयर। तो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होने से है ना पहले आपको मिल जाएगी। तो ये बेटा जनरली क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी बच्चों कैसी काफ़ी लेस हो जाती है। एक रीजन बच्चों और होता है, इसका जो ओवर पोटेंशियल जो है बच्चों वो काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बेटा यहाँ पे आपका जो रिएक्शन परफॉर्म आपका नहीं करता है, लेस रिएक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। नाउ कम्स कौन कौन से बनने वाले आपके कंपाउंड है। तो बच्चों आपको पता है कि बेटा आपके यहाँ पे जो कार्बन फैमिली है उसमें +2 एंड +4 बेटा 2 ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको मिलेगा मोनोऑक्साइड, CO, SiO, GeO, सब के सब बच्चों कैसे मोनो ऑक्साइड्स हैं। और आपको यहाँ पे डाइऑक्साइड भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, SiO2 हो गया, SiO2 हो गया, GO2 हो गया, SnO2 हो गया और आपका PbO2 हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इनमें से स्टेबल कौन सा ऑक्साइड होगा, तो उस पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं। देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेके बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो डाउन द ग्रुप ट्रैवल करने पे टॉप टू बॉटम जो हम ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में आपका जो +2 का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे आपका जो +4 का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका डिक्रीज करता है आज हम टॉप टू बॉटम ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे आपका फिर जो आंसर होगा वो आंसर क्या बन जाएगा, CO CO2 में से मोर स्टेबल बच्चों जो आपका +4 ये आपका मोर स्टेबल होगा। मतलब CO कहीं आपको मिल जाता है तो CO आपका CO2 में जाना चाहेगा बिल्कुल, क्योंकि CO का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना है, कार्बन का बेटा यहाँ पे कितना होगा, +2 होगा। तो बेटा +2 बेटा किस में जाना चाहेगा, +4 के अंदर। +4 इज स्टेबल फॉर द कार्बन, इसका मतलब बेटा CO जाएगा आपका CO2 के अंदर। जब ये जा रहा होगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा भाई, +2 से +4 जाने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके बच्चों CO2 में आसानी से ट्रेवल कर जाएगा। इसका मतलब बेटा +2 से +4 मतलब प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब ऑक्सीडेशन का मतलब तो CO विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा। इन दोनों से बच्चों SiO2 स्टेबल, ये सब स्टेबल, लेकिन ये फिर आपका स्टेबल होगा बच्चों PbO2 आपका स्टेबल नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 Pb+4 में स्टेबल होता ही नहीं है ना, वो Pb+2 में ही स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। नाउ कम्स नेचर ऑफ ऑक्साइड। जब नेचर ऑक्साइड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि आपका जो CO है ये बच्चों कैसा होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। SiO के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है। SiO इज वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, और जनरली मैं बोलता हूँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल होता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। तो प्रॉपर वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर ये इनसॉल्युबल है तो फिर हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बेसिक है या फिर आपका एसिडिक है, ठीक है। तो प्रॉपर इसके बारे में अभी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे एनसीईआरटी के डाटाबेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप बाद में बताऊंगा ये किस तरीके से काम करता है। GO के बारे में बात करते हैं तो ये बच्चों आपका एसिडिक होगा। SnO की बात कर रहे हैं ये आपका एम्फोटेरिक होगा, ठीक है, इट इज ए एम्फोटेरिक। PbO के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपका होता है एम्फोटेरिक, ध्यान दो। नेक्स्ट CO2 की बात करते हैं ये आपका एसिडिक होगा। SiO2 की बात करेंगे ये भी एसिडिक होगा। GO2 की बात करते हैं ये भी एसिडिक होता है। SnO2 की बात करते हैं तो ये आपका एम्फोटेरिक होगा। और PbO2 के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपका एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। लेकिन SiO के बारे में बात करते हैं तो इसको ध्यान रखना है, इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी डाटाबेस में डिफाइन नहीं किया गया है, ये आपका एसिडिक है या फिर आपका ये बेसिक है। समझ में आ गया।
इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आज इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।